बताना कि प्रेजेंटेशन दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ, दिख रही है सर अभी। ओके। ओके, टाइटल स्लाइड दिख रहा है? यस सर, दिख रही सर, स्लाइड वगैरह दिख रही। दिख रहा है ना? ओके। हाँ। नाउ इट्स लेक्चर नंबर 7। नाउ लेक्चर नंबर 7 is clearly visible on title slide. यस सर। Okay, now I am going to start. This is our lecture number 7, nuclear physics. Okay. So in last lecture we have studied about the alpha particle, right? And the stability of nuclei. We have started last lecture with stability of nuclei and ended with the lecture with alpha particles, their introduction and their properties. Okay. So alpha particle क्या होता है? यह मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अल्फा पार्टिकल मीन्स इट इज आइडेंटिकल टू द हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल। अब हीलियम न्यूक्लियस मतलब जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब उसका मास नंबर कितना हो गया? 4। ठीक है, तो एच ई ऊपर 4 लिखते हैं, नीचे 2 लिखते हैं। 2 नीचे क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एच ई 42 दैट इज हीलियम न्यूक्लियस, दैट इज अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल्स के हमने प्रॉपर्टीज पढ़े कि अल्फा पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, उसको फ्लोरोसेंस होता है, ठीक है। वो आयोनाइजेशन, इंटेंस आयोनाइजेशन प्रॉपर्टीज देता है। ये सारे प्रॉपर्टीज हमने अल्फा पार्टिकल्स के पढ़े। ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। मतलब अल्फा पार्टिकल की रेंज क्या होती है, ठीक है। अगर मान लो किसी सोर्स से अल्फा अल्फा पार्टिकल निकला तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। कहीं से भी अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है तो किसी मीडियम में जाएगा ना। अगर मान लो न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकला, अगर वो एयर में ट्रैवल कर रहा है तो एयर उसके लिए क्या होगी? मीडियम। अगर वो किसी गैस में ट्रैवल कर रहा है तो गैस क्या हो गया? वो मीडियम, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल किसी भी मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, की उसकी रेंज कितनी होती है। तो अभी रेंज किस पे डिपेंड है? रेंज बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहता है। पहला तो अल्फा पार्टिकल कहाँ से निकल रहा है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं ना पीरियोडिक टेबल में। तो वो अल्फा पार्टिकल यूरेनियम न्यूक्लियस से निकल रहा है, थोरियम न्यूक्लियस से निकल रहा है, या और कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रहा है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि हर अल्फा पार्टिकल हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अलग अलग वेलोसिटी से निकलेगा। तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करती है? वो किस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। वो एयर में ट्रैवल कर रहा है, या आर्गन गैस में ट्रैवल कर रहा है, या कौन सी अदर गैसेस में ट्रैवल कर रहा है। इस पे भी डिपेंड करता है कि अल्फा पार्टिकल कितने डिस्टेंस तक जाएगा। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन ये आएगा कि अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस मतलब किस बेस पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, क्या एक्चुअली क्या होता है। अल्फा पार्टिकल अगर एयर में से जाएगा तो एयर में क्या है? गैसेस है, गैसेस मिक्सचर्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस है एयर में। तो क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल एयर मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करते जाएगा, आयोनाइजेशन होगा। वो तो तुमको पता है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या देते हैं? आयोनाइजेशन। वो किसी भी गैस में से ट्रैवल करे या एयर में से ट्रैवल करे तो आयोनाइजेशन का फंडा देते हैं। और अल्फा पार्टिकल इतने एनर्जी के साथ उसके साथ टकराते हैं एयर मॉलिक्यूल्स या गैस मॉलिक्यूल के साथ, और अपनी एनर्जी क्या करते जाते हैं? लूज करते जाते हैं। और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो रेस्ट पे चले जाएंगे। रेस्ट पे मतलब रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। कितना ज्यादा आयनाइजेशन करते जाएंगे और फिर स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो जहां स्टॉप हुआ, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे वो स्टॉप हुआ, दैट इज द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। किसी भी मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अल्फा पार्टिकल, एक डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, रेस्ट हो जाता है। तो जितना सोर्स में से निकला, एक डिस्टेंस पे स्टॉप हुआ, तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी अगर किसी डेस्टिनेशन तक जा रहा है, वो चल रहा है और एक डेस्टिनेशन पे आके थक गया, ठीक है, टायर्ड हो गया और रुक गया। उसके आगे वो जा ही नहीं सकता, उसका एनर्जी जीरो हो गया,
तो क्या हो गया कि उस जहां से वो निकला था और जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचा उस डेस्टिनेशन तक आते आते उसकी एनर्जी जीरो हो गई। तो इसका मतलब क्या है, जहां से निकला और जहां उसकी एनर्जी जीरो हो गई वो हो गया रेंज ऑफ दैट आदमी, उस आदमी का रेंज, उस पर्सन की रेंज। उसी तरीके से अल्फा पार्टिकल की रेंज। ठीक है, तो देखो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब द डिस्टेंस दैट एन अल्फा पार्टिकल कैन ट्रेवल इन एयर और गैस। कोई भी गैस में, कोई भी एयर में, या कोई भी मीडियम हो, वो एयर हो सकता है, गैस हो सकता है, गैस भी वेरियस गैसेस हो सकते हैं, आर्गन हो सकता है, जो भी है। तो जो डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करता है एयर में और गैस में एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन एयर। अगर एयर में से ट्रेवल करेगा तो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन एयर, अगर आर्गन में से ट्रेवल करेगा तो दैट इज रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन आर्गन गैस। अगर कोई और गैस में से ट्रेवल कर रहा है तो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन दैट पर्टिकुलर गैस। ओके, it is very simple. The distance travel of alpha particle in particular medium, the distance travel by the alpha particles in particular medium, that is called range of alpha particles. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। किसको रेंज बोलेंगे उसका एग्जांपल भी मैंने दिया। एक आदमी चल रहा है, जहां थक हो गया, एनर्जी जीरो हो गई, तो उतनी उसकी रेंज होगी, उससे आगे वो जाएगा नहीं, राइट। तो एग्जाम्पल लेंगे इसका। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं यूरेनियम का। ये यूरेनियम न्यूक्लियस है, ठीक है। यूरेनियम न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है 92। 92 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उसका मास नंबर है 235, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज 235। अगर यूरेनियम 235 92 अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है, तो अल्फा पार्टिकल्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, 2.70 सेंटीमीटर। तो उसकी रेंज क्या होगी अल्फा पार्टिकल की, 2.70 सेंटीमीटर। ओके, अगर यूरेनियम, इफ यूरेनियम 235 92 न्यूक्लियस इमिटिंग अल्फा पार्टिकल, दैट अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स द distance of 2.7 centimeter, that 2.7 centimeter is the range of alpha particles emitted from the यूरेनियम न्यूक्लियस, राइट। यूरेनियम न्यूक्लियस से जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा उसकी रेंज कितनी होगी, 2.70 सेंटीमीटर। एंड और एक एग्जांपल लेंगे, एक है थोरियम न्यूक्लियस, दैट इज थोरियम 230 90। 230 क्या है, 230 is their mass number and 90 is its atomic number of proton, और 230 मतलब number of protons plus number of neutrons, that is mass number। अगर कोई अल्फा पार्टिकल थोरियम न्यूक्लियस में से निकलता है, द रेंज ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल इज 8.62 सेंटीमीटर। ओके, इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 8.62 सेंटीमीटर। आफ्टर ट्रेवलिंग दैट डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल will become at a rest. Okay, so that distance 8.62 centimeter distance, that distance is called range of alpha particle emitted from thorium nucleus. Okay, तो अगर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस चेंज हो रहा है तो रेंज भी चेंज होगी। इट मींस दैट रेंज डिपेंड्स ऑन दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं उस पर रेंज डिपेंड करती है। रेंज सेम होगी क्या, नहीं, न्यूक्लियस अलग रेंज अलग, ठीक है। फॉर डिफरेंट न्यूक्लियस डिफरेंट रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बट द रेंज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। ओके, तो रेंज किस किस चीजों पे डिपेंड है, द विच फैक्टर्स अफेक्ट्स द रेंज डिपेंड्स ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अभी बोला कौन सा रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है, कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो इमिट करता है अल्फा पार्टिकल्स। द रेंज डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया। ओके, सेकेंड रेंज किस पे डिपेंड है, नेचर ऑफ मीडियम थ्रू विच दे ट्रेवल। मतलब अगर वो एयर में से ट्रेवल करेगा तो अलग रेंज होगी। ये जो हमने लिखा है 2.70 सेंटीमीटर और 8.62 सेंटीमीटर, दैट द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन एयर। ओके, एयर मीडियम, अगर एयर की जगह कोई दूसरा गैस रखूंगा तो रेंज चेंज होगी। आर्गन है तो रेंज विल बी डिफरेंट। If there is another neon, range will be different. If there is another different gas, the range is different. Okay, the first factor, the range is depends on the radioactive nucleus. Second, the range is depends upon the medium through which they travel. Okay, वो किस मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं, वो एयर से
ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कोई गैस से ट्रैवल कर रहे हैं, आर्गन, नियॉन या कोई भी इनर्ट गैस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसकी रेंज डिफरेंट होगी। और थर्ड फैक्टर कौन सा है? वेलोसिटी ऑफ इमिशन, मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस से निकल रहे हो कितने वेलोसिटी से निकल रहे हैं। अगर ज्यादा वेलोसिटी से निकलेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, कम वेलोसिटी से निकलेंगे तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। इट मींस दैट इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ इमिशन, कि कितनी वेलोसिटी से निकल रहे, कितनी स्पीड से निकल रहे अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस में से, उन चीजों पे भी रेंज डिपेंड करता है। ओके, so there are the three main factors on which range of alpha particles depends, that is the nature of the nuclei, कौन सा है वो nuclei, radioactive substance, second the number of the nature of the medium, कौन से मीडियम से ट्रैवल कर रहा है, एयर से ट्रैवल कर रहा है या कोई किसी गैस से ट्रैवल कर रहा है, आर्गन से, नियॉन से या कोई अदर गैस से ट्रैवल कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। और तीसरी चीज है वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं न्यूक्लियस में से, उन चीजों पे भी रेंज डिपेंड करता है। तो रेंज क्या होती है? व्हाट इज रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल? द डिस्टेंस दैट अल्फा पार्टिकल ट्रेवल इन द एयर, राइट, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी अदर गैस, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इस तरीके से रेंज को डिफाइन करना है और फैक्टर्स लिखने हैं कि कौन से फैक्टर्स रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल को अफेक्ट करते हैं। देयर आर थ्री मेन फैक्टर्स। ओके, और एक आता है, ये तो है कि रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के बारे में हमने ओवरव्यू किया, हमने पढ़ा। अब जो देखेंगे कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिससे रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकाल सकते हैं हम एक्सपेरिमेंटली। How to determine the range of alpha particle experimentally? Discuss the experiment to determine the range of alpha particles. ऐसा भी क्वेश्चन आता है, range of alpha particle, और discuss the experimental arrangement to determine the range of alpha particles, और state and explain the experimental arrangement to determine the range of alpha particles। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, ऐसा क्या, किस तरीके से हम रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, दैट वी विल सी। ओके, तो नाउ वी विल सी हाउ टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो ये देखो एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ओके, अल्फा पार्टिकल्स किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, ये है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। Okay, you can see this a beautiful picture and diagram to determine the range of alpha particles। इस डायग्राम में क्या क्या है वो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सुनो, ये है सोर्स। ठीक है, नाउ सी माय माउस या एरो, एरो देखो माउस का, इस एरो में यहाँ जो सर्कल बना है जहाँ पे एस लिखा है, दैट इज रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये सोर्स यहाँ रखा हुआ है और ये सोर्स है एस, यहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। ठीक है, ये सोर्स किस पे माउंट किया है? एक ये ब्लॉक देखो, इस ब्लॉक पे माउंट किया है, इसको रखा है, और इस ब्लॉक को यहाँ पे स्क्रू लगाया हुआ है, यहाँ पे ये देखो, और इसकी पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं। ये ब्लॉक जहाँ पे सोर्स रखा है ना, सोर्स रखा है इस ब्लॉक पे और ये ब्लॉक को यहाँ स्क्रू लगाया है, तो ये स्क्रू निकाल के इसकी पोजीशन आगे पीछे माउंट कर, ऐसे घुमा, आगे पीछे कर सकते हैं, आगे सरका सकते हैं, पीछे सरका सकते हैं। ठीक है, मूव कर सकते हैं। इट इज मूवेबल ब्लॉक। ओके, इट इज मूवेबल ब्लॉक ऑन विच द रेडियो एक्टिव सोर्स इज प्लेस्ड, सो वी कैन मूव दिस ब्लॉक। ओके, आगे या पीछे, फ्रंट साइड वी कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड थ्रू दिस स्क्रू। ठीक है, ये मूव कर सकते हैं, और ये जो दिख रही है मूव करने के, यहाँ पे जो है एक एरो दिया है, तो ये मूव करके उसकी पोजीशन नोट कर सकते हैं सोर्स की, क्योंकि यहाँ स्केल है, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुएटेड स्केल। तो ये अगर सोर्स को हम ग्रेजुअली मूव करेंगे आगे या पीछे, तो ये एरो मूव होगा आगे या पीछे। सो this arrow is stick to the scale, graduated scale. So what is the role of graduated scale to determine the position of source? अगर आगे जाएंगे तो ये एरो आगे जाएगा तो यहाँ पोजीशन होगी। तो ये स्केल क्या है? टू मेजर द पोजीशन ऑफ सोर्स।
ठीक है, सोर्स का पोजीशन मेजर करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि सोर्स में से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो अगर हमको रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पता करनी है तो जब वो सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे और मीडियम में से ट्रैवल होंगे और उसके बाद उसकी एनर्जी जीरो होगी, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हमको कौन सा डिस्टेंस पता होना चाहिए कि सोर्स का डिस्टेंस क्या है, और जब उसकी एनर्जी जीरो हो गई तो उसका डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस निकालना है। तो ग्रेजुएटेड स्केल क्या देती है, सोर्स का डिस्टेंस कितना है ये बताती है। ठीक है, तो ये सोर्स जहां पे जिस ब्लॉक पे रखा गया है उस ब्लॉक को वी कैन मूव दिस ब्लॉक forward or backward with the help of the screw and the position can be easily noted with the help of graduated scale। ठीक है, ये तो ग्रेजुएटेड स्केल का रोल बताया मैंने। अब यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, सोर्स में क्या होता है, सोर्स से जब अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में निकलेंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में, बट वी हैव टू फोकस दैट अल्फा पार्टिकल्स इन स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, वी हैव टू डायरेक्ट दिस अल्फा पार्टिकल्स इन स्ट्रेट लाइन। सो दिस अल्फा पार्टिकल, द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मेक शार्प और कोलिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्लिट्स C1 एंड C2। ये C1 एंड C2 क्या है, स्लिट्स है, उनको कोलीमीटर भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स के बीम अलग अलग डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करते हैं तो स्कैटर्ड हो जाएंगे, उसको सेम एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए, स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए, शार्प बनाने के लिए, शार्प बीम बनाने के लिए अल्फा पार्टिकल्स की कोलिमेटेड या कोलीमेटर या फिर स्लिट्स का यूज करते हैं। तो C1 C2 क्या है, स्लिट्स। तो ये देखो अल्फा पार्टिकल स्लिट्स में से पास हो रहे हैं। ठीक है, स्लिट्स में से पास हो रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल की एकदम शार्प बीम निकल रही है, एकदम शार्प बना रहे हैं बीम को, किसके, विद द हेल्प ऑफ स्लिट्स। तो ये बीम ट्रैवल कर रही है। अब ये जो बॉक्स है, ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना डब्बा, ग्रीन वाला जो रेक्टेंगल, तो अंदर क्या है, एयर है। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल सोर्स में से निकले, स्लिट्स में से गए और एयर मीडियम में से पास होके यहाँ जा रहे हैं इस बॉक्स में। ये ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स, यहाँ सब एयर है। ठीक है, ये सब एयर है, अंदर भरी हुई हवा है, एयर है, नॉर्मल एयर भरी हुई है। तो ये अल्फा पार्टिकल स्लिट्स में से निकल रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन, और आयोनाइजेशन चेंबर के अंदर जा रहे हैं। ये आईसी मतलब आयोनाइजेशन चेंबर। आयोनाइजेशन चेंबर मतलब जहां अल्फा पार्टिकल्स के आयोनाइजेशन को हम मॉनिटर करेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स ने जो भी जितना भी एयर है अंदर, ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स को कितना आयोनाइजेशन किया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, वो गैसेस को, एयर को, किसी के भी साथ इंटरेक्ट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स। व्हेन दे इंटरेक्ट विद एयर मॉलिक्यूल और गैस मॉलिक्यूल दे अंडरगो आयोनाइजेशन। वो क्या करते हैं, आयोनाइजेशन बनाते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स को गैस आयंस में कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स एयर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे देते हैं और अपनी एनर्जी लूज करते हैं। ठीक है, और आयोनाइजेशन करते हैं। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स स्लिट्स में से निकल रहे हैं, आयोनाइजेशन की चेंबर में क्या होगा, आयोनाइजेशन को मॉनिटर करेंगे, और जितना भी आयोनाइजेशन होगा, ये आयोनाइजेशन चेंबर को कनेक्ट किया है करंट मेजरिंग डिवाइसेस से। बिकॉज आयोनाइजेशन की वजह से आयोनाइजेशन करंट आता है। ये हमने पढ़े थे जब हमने वर्किंग पढ़ा था, गीगर मुलर काउंटर और प्रोपोर्शनल काउंटर का। आयोनाइजेशन की वजह से क्या होता है, आयोनाइजेशन करंट आता है, क्योंकि आयोनाइजेशन की वजह से आयन तैयार होते हैं, इलेक्ट्रॉन तैयार होते हैं, आयन और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से करंट आता है। दैट करंट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन करंट। सो अगर ये अल्फा पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट होके आयोनाइजेशन हो रहा है, तो आयोनाइजेशन करंट प्रोड्यूस होगा। तो वो करंट कहाँ, ये देखो, ये आयोनाइजेशन चेंबर को कनेक्ट किया है टू करंट मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, जो करंट मेजर कर, करंट मीटर से, ठीक है, जो आयोनाइजेशन करंट को मेजर कर सके। द डिवाइस दैट मेजर्स द आयोनाइजेशन करंट इज कनेक्टेड टू द आयोनाइजेशन चेंबर। और यहाँ पे अर्थिंग लगाया है। ठीक है, ये अर्थ क्या सिंबल है। ओके, तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स डिटरमाइन करने के लिए सोर्स रखा है मूवेबल ब्लॉक पे। ये ब्लॉक आगे और पीछे मूव होता है, और स्केल लगाई है सोर्स की पोजीशन नोट करने के लिए। अगर आगे जाएगा तो यहाँ पोजीशन होगी, पीछे जाएगा तो यहाँ पोजीशन, अगर यहाँ है तो ये पोजीशन है, एरो। ठीक है, स्लिट्स लगाया है अल्फा पार्टिकल्स की बीम को शार्प बनाने के लिए और एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। ठीक है, ये एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। और फिर आयोनाइजेशन चेंबर में अल्फा पार्टिकल्स क्या करेंगे, गैस एयर मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन करेंगे। ठीक है, और आयोनाइजेशन कितना हुआ, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन,
ठीक है, आयनाइजेशन से जितना करंट प्रोड्यूस होगा दैट करंट विल बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ करंट मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, ये तो हो गई एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। एक्चुअली डिटरमाइन कैसे करते हैं रेंज? सो क्या होता है देखो, अभी मैकेनिज्म क्या है इसका, ठीक है, सोर्स में से क्या निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ओके, द अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम द सोर्स। ओके, तो सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और क्या हो रहा है, ये एयर मीडियम है, यहाँ सब एयर है, अंदर जो है ये ग्रीन जो ब्लॉक दिख रहा है सब अंदर एयर है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या करेंगे, एयर में से ट्रैवल होंगे, एयर मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करते जाएंगे और फिर आयनाइजेशन चेंबर में आएंगे, और आयनाइजेशन चेंबर में भी जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है सबको आयनाइज करेंगे, और अल्फा पार्टिकल एक समय पे आयनाइजेशन होने के बाद, कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद अल्फा पार्टिकल विल गो एट रेस्ट। अल्फा पार्टिकल अपनी पूरी एनर्जी दे देंगे और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हो गई 0। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते करते अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 0 हो गई। ठीक है, सोर्स में से अल्फा पार्टिकल्स निकले और आयनाइजेशन करते हुए आगे बढ़ते हुए आयनाइजेशन करते हुए गए और अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी 0 होगी। जिस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल की एनर्जी रेस्ट हो गई, जिस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल रेस्ट हो गए, उस पॉइंट का डिस्टेंस और सोर्स का डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब एट दैट टाइम व्हेन आयनाइजेशन करंट मैक्सिमम हो गया, उसके बाद आयनाइजेशन करंट नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब आयनाइजेशन, जिस पॉइंट पे करंट आयनाइजेशन करंट बढ़ गया, उस पॉइंट का डिस्टेंस और जहां से आयनाइजेशन शुरू हुआ उस पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ। और आयनाइजेशन कब शुरू होगा, जब अल्फा पार्टिकल सोर्स में से बाहर निकलेंगे और एयर के साथ स्ट्राइक करेंगे, तब से आयनाइजेशन स्टार्ट होगा। और खत्म कब होगा आयनाइजेशन, जब अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएंगे, एनर्जी 0 हो जाएगी, तो वो आयनाइजेशन खत्म हो जाएगा। मतलब आयनाइजेशन करंट मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल सोर्स में से निकले और अल्फा पार्टिकल जब आयनाइजेशन करते हुए निकले तो आयनाइजेशन करते जाएंगे और एक टाइम पे अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी 0 हो जाएगी। देन फर्दर नो आयनाइजेशन विल टेक्स प्लेस, आयनाइजेशन करंट विल रिड्यूस टू द 0 एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। सोर्स में से निकला, आयनाइजेशन किया और आयनाइजेशन मैक्सिमम हो गया, उसके बाद अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 0 हो गई। तो जहां जिस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 0 हो जाएगी और जिस पॉइंट से अल्फा पार्टिकल निकला है उस पॉइंट के डिस्टेंस को बोलेंगे रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। सिंपल, एंड दिस इज द सिंपल अरेंजमेंट टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, तो ये सोर्स का डिस्टेंस कैसे मॉनिटर करते हैं, ग्रेजुएटेड स्केल से। और आयनाइजेशन कहाँ खत्म हुआ ये कैसे पता चलेगा, टू मेजर द, ये बिकॉज ऑफ दिस मेजरिंग डिवाइस। ये डिवाइस से हमें पता चलेगा कि आयनाइजेशन करंट 0 हुआ, जहां 0 हुआ वहां का डिस्टेंस हम नोट करेंगे और सोर्स का डिस्टेंस हम नोट करेंगे, तो उससे रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल निकलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। इस तरीके से अल्फा पार्टिकल निकले। लेकिन अब अल्फा पार्टिकल की रेंज की वैल्यू कहां से निकालेंगे, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था इसके पहले की स्लाइड में, यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल निकला है तो उसका रेंज होता है 2.70 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर किसी थोरियम न्यूक्लियस से निकला तो उसका 8 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये रेंज मैंने बताया वैल्यू। तो क्या करते हैं, जब ये रीडिंग नोट करते हैं करंट की यहाँ पे, ठीक है, आयनाइजेशन करंट की रीडिंग नोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक आयनाइजेशन। आयनाइजेशन नोट करते जाते हैं कि कितना आयनाइजेशन हुआ, कितने आयन पेयर्स प्रोड्यूस हुए। क्योंकि क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल गैस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेंगे तो आयंस प्रोड्यूस होंगे ना, गैस अंडरगो आयनाइजेशन। वो मैंने बताया था जब मैं जीएम काउंटर पढ़ा रहा था, तो आर्गन गैस के साथ अल्फा पार्टिकल्स या कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो आर्गन विल अंडरगो आयनाइजेशन, Ar+ और इलेक्ट्रॉन माइनस। तो इस तरीके से आयन पेयर्स प्रोड्यूस होंगे। तो आयन, जितने ज्यादा आयन पेयर्स प्रोड्यूस हुए उतना ज्यादा आयनाइजेशन करंट आएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल रेस्ट हो जाएगा, तो आयनाइजेशन करंट मतलब स्पेसिफिक आयनाइजेशन 0 हो जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, ग्राफ से। ठीक है, तो हमको ये सब रीडिंग लेने के बाद आयनाइजेशन करंट की डिस्टेंस, ये देखो यहाँ से डिस्टेंस मॉनिटर करते जाएंगे, ग्रेजुएटेड स्केल। ये यहाँ से मूवेबल ब्लॉक है, उसको आगे पीछे करते जाएंगे और डिस्टेंस चेंज करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि आयनाइजेशन करंट कहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है।
ठीक है, मूवेबल ब्लॉक को मैं आगे कर रहा हूँ, पीछे कर रहा हूँ, और फिर नोट करते जा रहा हूँ करंट, कितना करंट आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैं करंट के वैल्यूज नोट करते जाऊंगा, ठीक है, स्पेसिफिक आयोनाइजेशन के वैल्यूज नोट करते जाऊंगा, और उसमें ग्राफिकली प्लॉट करूंगा डिस्टेंस, ग्रेजुएटेड स्केल पे सोर्स का डिस्टेंस वर्सेस, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस स्पेसिफिक आयोनाइजेशन। मतलब ये डिस्टेंस क्या बताता है, सोर्स का डिस्टेंस विद द आयोनाइजेशन चेंबर। अगर मान लो यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे अगर एरो है, तो ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से आयोनाइजेशन चेंबर यहाँ तक। अगर मान लो ग्रेजुएटेड स्केल यहाँ है, ठीक है, अगर मैंने इसको मूव करके आगे कर दिया इस पॉइंट पे, तो डिस्टेंस कितना हो गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड आयोनाइजेशन चेंबर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैं वैरी करते जाऊंगा, ठीक है, डिस्टेंस आगे पीछे करूंगा और आयोनाइजेशन करंट नोट करते जाऊंगा, और जिस डिस्टेंस पे आयोनाइजेशन करंट मैक्सिमम हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि हम अगर ये मूव्स को मूव करते जाएंगे आगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आयोनाइजेशन करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आयोनाइजेशन करंट मैक्सिमम हुआ और जिस पॉइंट से आयोनाइजेशन शुरू हुआ, उस पॉइंट के डिस्टेंस को बोलेंगे रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये ऐसा अभी तुमको समझेगा नहीं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअली रेंज कैसे निकालते हैं ग्राफिकली, ठीक है। बस इस एक्सपेरिमेंट से इतना पता चाहिए, इतना तुम याद रखो, इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं स्लिट से और आयनाइजेशन चैम्बर में आयनाइजेशन करते हैं, आयनाइजेशन नोट करने के लिए यहाँ पे करंट मेजरिंग डिवाइस लगाया है जो आयनाइजेशन करंट मेजर करता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ग्राफिकली जब हम यहाँ से रीडिंग लेते हैं तो ग्राफिकली हम रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं। तो ये देखो, एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द अल्फा पार्टिकल्स ग्राफ, ओके। तो ग्राफ में क्या होता है, वाई एक्सिस पे आयनाइजेशन करंट मतलब स्पेसिफिक आयनाइजेशन मतलब नंबर ऑफ आयन पेयर प्रोड्यूस। वाई द आयन पेयर्स आर प्रोड्यूस, बिकॉज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गैस के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, एयर के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आयन पेयर्स प्रोड्यूस हो रही है। एआर प्लस, वो मैंने बताया था, एआर प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस इस तरीके से, तो उसके वजह से क्या आ रहा है आयनाइजेशन करंट। तो वाई एक्सिस पे रखा आयनाइजेशन करंट और एक्स एक्सिस पे रखा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो हम नोट कर रहे हैं ग्रेजुएटेड स्केल से, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड आयोनाइजेशन चेंबर, ओके, वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे। तो हमको ग्राफ किस तरीके का मिलेगा जिससे हम अल्फा पार्टिकल की रेंज निकालेंगे, देखो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, जस्ट लुक एट दिस ग्राफ एंड concentrate on to this graph, and by looking at this graph we can easily say that यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो आयनाइजेशन करंट शुरू हुआ है, ठीक है, ये 0 पॉइंट है, या डिस्टेंस कितना है 0, ठीक है। यहाँ से आयनाइजेशन करंट शुरू हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजेस अप टू दिस मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ तक आयनाइजेशन मैक्सिमम है, मतलब अल्फा पार्टिकल जब ट्रैवल करना शुरू हुए आयनाइजेशन करते गए और यहाँ तक कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब इस पॉइंट से क्या हो गया, आयनाइजेशन सडनली ड्रॉप हो गया 0। इस पॉइंट तक आयनाइजेशन मैक्सिमम, इस पॉइंट तक स्पेसिफिक आयनाइजेशन मैक्सिमम, आयनाइजेशन करंट मैक्सिमम, और इस पॉइंट के बाद suddenly drop to the 0. Okay, so the point at which ionization started and the point at which the ionization is maximum, the distance between these 2 points is called range of alpha particle. That is simple. Okay, that is range of alpha particle. ओके, यहाँ से आयनाइजेशन हुआ, यहाँ तक आयनाइजेशन मैक्सिमम गया, तो ये पॉइंट मतलब ये जो यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो ये और ये इतना डिस्टेंस, इतना रीजन, ठीक है, इतना डिस्टेंस इज दैट इज रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये इतना डिस्टेंस समझ में आया, जहाँ से आयनाइजेशन शुरू हुआ, आयनाइजेशन मैक्सिमम हुआ, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और जो डिस्टेंस आया दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये क्या हो गया, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। और इस पर्टिकुलर मैक्सिमम पॉइंट के बाद आफ्टर दिस मैक्सिमम पॉइंट द डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, देखो डिस्टेंस बढ़ भी रहा है, बट आफ्टर दिस पॉइंट आयनाइजेशन विल अंडरगो 0। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो गया 0, तो जिस पॉइंट पे आयनाइजेशन 0 होता है उस पॉइंट को बोलते हैं स्ट्रैगलिंग, दैट इज स्ट्रैगलिंग इफेक्ट। आफ्टर मैक्सिमम आयनाइजेशन, आफ्टर मैक्सिमम स्पेसिफिक आयनाइजेशन, दिस आयनाइजेशन सडनली ड्रॉप टू द 0 हो गया, सडनली ड्रॉप टू द 0,
and the point at which the ionization drops to zero, that is called straggling point, and the effect is called straggling. तो क्या है, ये रेंज इतना हो गया, और रेंज के बाद क्या आ जाता है, स्ट्रैगलिंग. स्ट्रैगलिंग मतलब अल्फा पार्टिकल्स का एनर्जी जीरो हो गया, अल्फा पार्टिकल्स का एनर्जी जीरो हो गया, रेस्ट हो गया अल्फा पार्टिकल्स, तो आयनाइजेशन करंट क्या हो गया, जीरो. तो मैक्सिमम वैल्यू के बाद सडनली ड्रॉप होगा. सडनली ड्रॉप होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं स्ट्रैगलिंग पॉइंट, और इफेक्ट को बोलते हैं स्ट्रैगलिंग इफेक्ट. ये क्यों होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेस्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम आयनाइजेशन कर चुके होते हैं. मैक्सिमम आयनाइजेशन हो जाता है, उसके बाद अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे चले जाते हैं. भाई अल्फा पार्टिकल थक जाता है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जीरो हो जाती है. अल्फा पार्टिकल इतना चल रहा है, यहाँ से चल के आके यहाँ तक रुक गया, यहाँ पे उसकी एनर्जी हो गई डाउन, यहाँ पे हो गया सो गया, वो सो गया, तो कौन सा पॉइंट आ गया, स्ट्रैगलिंग पॉइंट आ गया. अल्फा पार्टिकल जब सोता है तो स्ट्रैगलिंग पॉइंट आता है, मतलब अल्फा पार्टिकल जब रेस्ट पे चला जाता है तो क्या होता है, स्ट्रैगलिंग पॉइंट आता है. स्ट्रैगलिंग पॉइंट मतलब जहां आयनाइजेशन करंट जीरो हो गया, यहाँ स्पेसिफिक आयनाइजेशन जीरो हो गया. दैट इज द सिंपल ग्राफ टू अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल. ओके, the alpha particle, the graph to understand the range of alpha particle, that graph is in between specific ionization versus distance. Distance is what, that is the distance of source to the ionization chamber. ये distance क्या डिनोट करता है, ये देखो ये डायग्राम में distance means the distance of graduated scale, thus this distance to the ionization chamber. Okay, जो distance और जिस distance पे maximum ionization, जिस डिस्टेंस पे मैक्सिमम आयनाइजेशन ये होता है, करंट होता है यहाँ पे, उस डिस्टेंस को बोलते हैं यहाँ से, और जहाँ से आयनाइजेशन शुरू होता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो इस तरीके से आज हमने देखा कि रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं. यह है ग्राफ टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल. ओके, और स्ट्रैगलिंग मतलब जहाँ एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल की जीरो, वहाँ बोलेंगे स्ट्रैगलिंग. और डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमम आयनाइजेशन करंट वैल्यू टू द स्टार्टिंग ऑफ दैट आयनाइज स्पेसिफिक आयनाइजेशन, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये इतना रेंज, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इतना रेंज मीन्स द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल. देन वी हैव स्टडीड how to determine the range of alpha particle experimentally. Simple experimental arrangement is there, graduated scale is there to determine the position of source. We are moving the source with the help of this this block or this screw. This is mountable block, movable block on which this source is mounted, and we can move this movable block with the help of this screw to determine the position of the source. Okay, to collimate the beam we have used slits C1 and C2. Okay, and these alpha particles travels in straight line and enters in the ionization chamber. It undergo ionization and it produces the ionization current, and then ionization current will be measured with the help of current measuring device. Okay, the point at which ionization current is maximum and the point at which the ionization started, the difference between these points, or the distance between these points is called range of alpha particle. This is the simple arrangement to determine the range of alpha particles in air, because the medium is air. ठीक है, अंदर air है, ठीक है. Okay, in starting we have studied what is the range of alpha particle. The distance traveled by the alpha particle in any medium is called range. For uranium 235 it is 2.70 centimeter in air, air medium में. Okay, for thorium 230 it is 8.62 centimeter, and the range of alpha particle depends upon three important factors, and these factors are: first, the nature of radioactive element or nature of radioactive nuclei or nature of radioactive substance; second, from which that alpha particles travel, from which medium that alpha particles is traveling. Nature of medium is also determines the range of alpha particle. It means that the nature of medium through which they travel, okay, that is also the range of alpha particle depends on the nature of the medium, whether the medium is air or any other gas, argon, neon. Okay, on the type of gases or type of medium which will suggest you the range of the alpha particles. And third is the velocity of emission, at which velocity, at what velocities the alpha particles emitting from the radioactive source, that velocities are also determine the range of alpha particles. So there are three factors on which the range of alpha particles
range of alpha particles is depend nature of radioactive element, nature of the medium, as well as the velocity of alpha particles emitting from the particular radioactive nuclei. Okay, so today we have studied about the range of alpha particles and how to determine the range of alpha particles experimentally, and as well as what is the graph for the range of to determine the range of alpha particles. So इतना आज के लिए काफ़ी है. रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमने स्टडी किया.